पर आर्मी इंटरवीन करेगी या सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरवीन करेंगी, और क्या उनके अंदर थिंकिंग है। मैं समझता हूँ कि और जितने भी शशांक और जी, देश हैं। मैं आपको बस ये जानकारी दे दूं और दर्शकों को, अमिताभ जी आपका रुख इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पीएम मोदी और एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात अचानक, और आप जानते हैं इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ शेख हसीना का विमान लैंड कर चुका है हिंडन एयरबेस पर। अमिताभ, बिल्कुल, अगर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारत आंखें मूंदे बैठा रहा, ये बहुत ये गलत कहना होगा, क्योंकि लगातार विदेश मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री बांग्लादेश पर नज़र बनाए हुए थे। शेख हसीना, हम सब पूरी जितने गेस्ट बैठे हैं सब ये मानते हैं शेख हसीना प्रो इंडिया थी और हमेशा से उन्होंने भारत को अपना दोस्त बताया था। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ही शेख मुजीब पर पिक्चर बनी थी, श्याम बेनेगल डायरेक्ट किया था। इसीलिए जयशंकर उनको मिनट बाय मिनट क्या होने वाला है इसके बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि भारत सरकार आगे क्या करेगी, और प्रधानमंत्री से भी वो डायरेक्टली लेंगे कि आगे अब क्या करना है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार पल पल की खबर रखे हुए है। उनकी पहले 3 चिंताएं सबसे जायज़ हैं। पहला, रेडिकल एलिमेंट्स के सामने न जाया जाए, को के हाथ में बहुत ज़्यादा सत्ता न जाए। दूसरा, जो भारत के लोग वहाँ पर हैं और जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कम से कम इस बात को और मजबूती से रखा जाए कि अब यहाँ पर लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र का राज है, और सब जानते हैं भीड़ तंत्र के पीछे क्या पैटर्न होता है। बहुत सीक्रेसी इसमें मेंटेन की जा रही है, लेकिन क्या शेख हसीना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर वहाँ अगर आपने देखा होगा, अगर थोड़ी देर पहले बांग्लादेश से भी खबरें थी कि जमात इस्लामी ने यह भी चेतावनी दे दी है कि जिस देश में रोकेंगी वहाँ की एम्बेसीज को घेरने का उन्होंने कॉल दे दिया है वहाँ पर भीड़ ने। तो वहाँ ये लोकतंत्र नहीं बचा है ना, वहाँ पर भीड़ तंत्र बचा है। और ये भीड़ तंत्र जहाँ जमात इस्लामी जैसे लोग हैं, रिजर्वेशन को लेकर आग सड़क पर उतर आई है, रिजर्वेशन को लेकर तख्ता पलट हो गया है रूबी का। तो मुझे लगता है इस भीड़ तख्त के पीछे के पैटर्न को सारे भारतवासी जानते हैं। पर लेकिन अमिताभ, ये हिंदुस्तान है ना, किसी की इतनी हैसियत, किसी की इतनी औकात कि वो इस तरीके का काम कर लेगा कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। और जमात इस्लामी जैसा आतंकवादी संगठन कुछ भी बड़बोलापन अपनाएगा, बयान बहादुर बनेगा, तो और हम उस खौफ में कुछ ना करेंगे, ऐसा हो सकता है? मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये लीडरशिप ऐसी है। बिल्कुल नहीं, लीडरशिप ने अपना फैसला कर लिया है, तभी इंडियन एयरबेस पर शेख हसीना उतरी हैं। भारत की दोस्त हैं, भारत सुनिश्चित करेगा कि वो सुरक्षित रहें और बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल हो। ये मुझे लगता है भारत सरकार की पहली पहल होगी। चलो अभी भीड़ तंत्र का शासन है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलेगा, पहले भी शेख हसीना को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन वो दोबारा जेल से बाहर आई और अब एक विचार मन में आया है, और ये सवाल है, इस सवाल को मैं आप सबके सामने छोड़ी हूँ, इसका जवाब दीजिएगा। कमर आगा साहब, मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। ये सवाल ये है कि क्या एक बार फिर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है जो 71 में थी कि हमने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए थे, जमात इस्लामी, आईएसआई, रेडिकल एलिमेंट्स, और दूसरी तरफ हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बांग्लादेश का साथ देना है। क्या वो स्थिति है? देखिए, स्थिति बदलती रहती है समय के साथ साथ। इस समय की जो स्थिति है वो 2 चीजें हैं। एक तरफ पाकिस्तान के इशारे पे ये सब हो रहा है, और दूसरे पाकिस्तान के पीछे चाइना है। चाइना काफी समय से बांग्लादेश के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, शेख हसीना उसको रोके हुए थी। शेख हसीना की पॉलिसी ये थी कि उसको कुछ वहां से कुछ प्रोजेक्ट लेती थी, बाकी फिर इंडिया से डील करती थी। शेख हसीना की कोशिश ये होती थी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए या कोई ऐसा कंसेशन वो चाइना को नहीं देती थी जो भारत के विरुद्ध में हो या भारत के हित में ना हो। अब जो है पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि उसके अंदर किसी भी सूरत से उसको एक मौका मिल गया, और पाकिस्तान का जो वहाँ पे एजेंट है सबसे बड़ा, वो वहाँ पे जमात इस्लामी है, मिलिटेंट ग्रुप है, हुजी जैसे खूंखार आतंकवादी ग्रुप हैं, और उसके अलावा और भी नए कई एक बन चुके हैं। ये सब वहाँ पे काफी सक्रिय हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमको थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हो रही है, उसके बाद या तो फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट देगा या वो स्वयं देंगे। और ये है कि भारत एक बड़ी शक्ति है, ये वहाँ की सेना के साथ मैं समझता हूँ कि इस वक्त समय है कि कांटेक्ट में आना चाहिए, और उनको साफ साफ कह देना चाहिए कि अल्पसंख्यक की हिफाजत या उनकी सुरक्षा उनका परम धर्म है, वो उनको करना पड़ेगा। फौरन पलायन नहीं हो सकता।
जिसको आना है वो बाद में आता रहे। नई नई तस्वीरें भी आने लगी हैं। एक तरफ उग्र होती प्रदर्शनकारियों की भीड़ है, हाँ सतीश जी, और दूसरी तरफ जश्न मनाते हुए भी प्रदर्शनकारी हैं। आप देखिए, मतलब ऐसा जैसे देखिए ये अब हम हैं और बांग्लादेश है। देखिए ये उग्र भीड़ और प्रदर्शनकारी और हर्ष मनाते हुए लोग इस बात का सूचक है कि हालात बेहद खराब है। अब ये अभी हो सकता है कि ऐसा चले, और यहीं पे भारत के लिए चुनौती भी है, अवसर भी है ये कह देने का, ये सावधान कर देने का कि भाई ये आगे नहीं चलेगा। क्योंकि सिर्फ सवाल इसका नहीं है कि भाई आप वहाँ लॉ तो है लेकिन ऑर्डर नहीं है, तो आप वो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मतलब बहुत सारे भारतीय मूल के लोग हैं। कमर आगा साहब कर रहे थे कि कह रहे थे कि सेना के हमें संपर्क में रहना चाहिए। हाँ सतीश जी, अब सेना तो हाईली पॉलिटिकल है वहाँ पर। देखिए कुछ भी है, मैं क्या कह रहा हूँ, बात आपने एक सवाल पूछा कि 71 जैसे हालात हो सकते हैं क्या? हाँ बताइए। मैं देखिए, मैं जितना इस सरकार को जानता हूँ, ये बोल्ड सरकार है, बस मैं इतना कहूंगा। लेकिन ये भी बोल्ड सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि ये कांग्रेस बनाम बीजेपी है, ये थोड़ा सा संवेदनशील होकर अंतर्राष्ट्रीय है, तो उसमें रहना होगा। लेकिन जो भी मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार विपक्ष सब मिलके एक ही राय में रहेगी, और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बहादुर, बोल्ड और एकदम से मतलब मजबूत फैसला ही भारत सरकार लेगी। जनरल सिन्हा, मैं ब्रेक लूं उससे पहले, ये बहुत हम उस मोड़ पे आ गए हैं कि अब हिंदुस्तान को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। एक तरफ है बोल्ड डिसीजन, और दूसरी के जमात इस्लामी, ISI, पाकिस्तान, हाँ म्यांमार, इन सब में जो ताकत चीन काम कर रही है उसको कैसे हैंडल किया जाए। और दूसरी तरफ है कि सब कुछ तौल मौल के हो, क्योंकि ये तो स्थिति ऐसी है। देखिए रूबिका जी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में और हमारी डिप्लोमेसी में ये लगातार चलता रहता है। अभी आप तोड़ मोल करेंगी तो हमने पहले क्या किया, हमारी आंकलन तो 24 घंटा चलती है। देखिए सबसे बड़ा खतरा क्या है आपको, यदि इसकी फुटहोल्ड चाइना ने इनडायरेक्टली ले लिया थ्रू जमात इस्लामी, और आप जो कह रही हैं सच्चाई वही है, खालिदा जिया के जो फैक्शंस हैं, उसके जो बेटे हैं, उनके ISIS से जो साठगांठ है वो जमात इस्लामी का है। तो सबसे पहले, और हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, हमारा प्लस पॉइंट एक ही है, वो है मिलिट्री का। ये नहीं कि डायरेक्ट इन्वेंशन की बात करें, बांग्लादेश मिलिट्री से हमारे इतने अच्छे संबंध हैं क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर हम जिसको कहते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, NDC करते हैं, नेशनल डिफेंस कॉलेज, मेरी भी काफी जनरल दोस्त हैं वहां पर। मगर हम जब उस चीजों को नहीं मानते, क्योंकि देखिए पर्दे के पीछे से तो वहां पर मिलिट्री ही, जनरल वॉकर ही चलाएंगे, भले ही कोई सरकार वहां आ जाए। आज के दिन में शेख हसीना के समय वो नहीं था। शेख हसीना वहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि सेना को जब ट्रेनिंग लेनी होती है और जब वो तैयार हो रही होती है बांग्लादेश को पुख्ता करने के लिए, वो हिंदुस्तान की सरजमी का यहाँ पर उनका आगमन होता है और यहीं पर ये सारा काम होता है। एब्सोल्युटली, और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये नहीं, हम हर एक बार 1971 का जब भी ये होता है, हम हर एक साल जाते हैं वहां पर, तो हमारे अंदर तक है। मगर जो चीजें हैं, जो जमात इस्लामी का जो रेडिकलाइजेशन है, वो बहुत चिंता का, और हमें भी किसी भी हालत में, ये जो 8% हिंदू हैं, वो कह लें कि हम उसको ले लें, आपको इंश्योर करना पड़ेगा एज ए नेशन कि वो वहां पर एब्सोल्युटली महफूज हैं। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि आप आ जाओ जी, फिर तो वही हो गया ना, पाकिस्तान वाली हालत हो गई। आप एक फ्रंट अलग खोल देंगे। ईस्टर्न पाकिस्तान को जब हमने बांग्लादेश बनाया था तो हमें कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से चीजें होंगी, और आज प्रोएक्टिवली आना होगा। और